नमस्कार, मैं भाव्य। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। अभी झारखंड में एक गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है, वो है गिरिडीह का। आपको बता दें कि गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी भी खड़े हैं, वहीं से मथुरा महतो भी हैं और वहीं से निर्दलीय पार्टी से जयराम महतो भी हैं। आपको बता दें कि 1 तारीख को नामांकन करने के लिए वो गए थे बोकारो और इसी को लेकर के वहां पर कुछ हुआ था, जिसको लेकर के अभी ये मामला पूरा उफान मारा हुआ है। आपको बता दें कि सूत्रों से ये पता चला है कि प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन अभी भी एक सवाल बरकरार है, वो है कि प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया है या वो फरार है। हमारे साथ संजय मेहता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग लोकसभा से उम्मीदवार है JLKM पार्टी के, और इनसे बात करेंगे। हजारीबाग से ही हैं ये, और हजारीबाग के मुद्दों को काफी उठाते आते हैं, या फिर यूं कहे कि झारखंड के मुद्दों को काफी उठाते आते हैं। लेकिन उस दिन वो भी वहां पे मौजूद थे, तो पहले वहां के बारे में बात करते हैं, फिर हजारीबाग के बारे में बात करेंगे। पहले बताइए कि उस दिन स्पष्ट तरीके से बताइए कि उस दिन वहां पे हुआ क्या था शुरुआत से। नहीं, उस दिन ये हुआ कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, जिला निर्वाची पदाधिकारी और जो गिरिडीह लोकसभा के निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष अपना नामांकन दाखिल करने गए थे। 3 सेट में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी एक सभा थी, उन्होंने अपनी उस सभा को संबोधित किया। इसी बीच यह सूचना मिली कि उनके ऊपर कोई वारंट है, पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है। हम लोगों ने ये आपत्ति दर्ज कराई कि अगर ऐसी कोई बात थी, ऐसा कोई वारंट था, तो इससे पूर्व वो कई सभाओं में जा रहे थे। इससे पूर्व वो हजारीबाग में मेरे नामांकन सभा में पहुंचे थे, चतरा के नामांकन सभा में पहुंचे थे। तो अगर वो कोर्ट के किसी ऑर्डर का जहां तक पालन करने की बात है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही थी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अपना कानून है, अपना काम करे। हमारा आपत्ति इस बात को लेकर के है, जो इंटेंशन और टाइमिंग था कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र के चुनावी प्रक्रिया में भागीदार बनने जा रहा है, अपना नॉमिनेशन पेपर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करने जा रहा है, और आप वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। किसी को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न करना, वैसे व्यक्ति के ऊपर जो कन्विक्टेड नहीं है, जयराम महतो जी किसी भी मामले में कन्विक्टेड नहीं है, वो एक्यूज्ड हैं। वो कोर्ट में किस मुद्दे को लेकर के प्रशासन आई थी गिरफ्तार करने? सूचना ये मिली कि जब विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया था मार्च 2022 में, उस दौरान कोई मामला दर्ज हुआ था रांची के नगड़ी थाने में, उसको लेकर के। अब इसमें सबसे आश्चर्य की स्थिति ये है कि रांची के नगड़ी थाने में मामला दर्ज होता है और इसकी सूचना तक नहीं दी जाती। कई लोग ये उठा रहे हैं सवाल कि जयराम महतो जी को अगर इस बात की सूचना नहीं थी, तो अपने शपथ पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, जिस केस के सिलसिले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। देखिए, बात यह है कि जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जिस सुबह को उन्होंने एफिडेविट बनवाया है, उसी रात में उनको वो जानकारी मिली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको जैसे ही ये जानकारी मिली रात में, तो उन्होंने सुबह में अपने एफिडेविट में ये बात का उल्लेख कर दिया, छिपाया नहीं। लोग कह रहे हैं कि उनको जानकारी पहले से थी। जानकारी पहले से नहीं थी और ना ही कोई नोटिस आया है। अभी तक उनको 41A का नोटिस इस मामले में नहीं आया है। प्रावधान ये है कि ऐसे मामलों में आपको पहले 41A का नोटिस किया जाना चाहिए। 41A का नोटिस नहीं हुआ। संगीन मामलों में कई बार पुलिस 41A का नोटिस नहीं करती है, डायरेक्ट भी अरेस्ट करती है। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, अगर कोई एक्यूज्ड है तो आप उसके समक्ष इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि आप उसके चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, और इसकी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के अंदर हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथियों के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे अध्यक्ष के साथ, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ। अच्छा, अभी जब नॉमिनेशन पेपर वो क्लियर करने के लिए आएंगे, तब ये भी पता चल रहा है कि उस वक्त पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, और बोकारो प्रशासन ने ये कहा है कि 7 मई को आकर के वो सरेंडर कर दे, ये 7 मई से पहले। तो ये चीज क्या लगता है कि जयराम महतो सरेंडर करेंगे या फिर नॉमिनेशन पेपर कैसे क्लियर करेंगे वो? नहीं, सरेंडर करने की बात नहीं कही गई है। नॉमिनेशन पेपर में प्रस्तावक होते हैं। प्रस्तावक का जो हस्ताक्षर होता है, अगर निर्वाची पदाधिकारी को ये संदेह उत्पन्न होता हो कि जो वहां पर प्रस्तावक का हस्ताक्षर जो नॉमिनेशन फॉर्म में है वो सही है कि नहीं, तो उसके सत्यापन के लिए वो प्रस्तावक को बुला सकते हैं। तो इस तरह का एक नोटिस अखबार में प्रकाशित किया गया है कि आपके जो प्रस्तावक हैं उसके हस्ताक्षर पर हमें संदेह है जिला निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा, और उनके हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए 7 तारीख को प्रस्तावकों को भी बुलाया गया है। ये बात। अच्छा, अगर जयराम महतो जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको क्या लगता है कि इस पार्टी पे कैसे असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो प्रभाव तो पड़ेगा। चुनाव का वक्त है, सारे लोग चुनावी प्रक्रिया में हैं। हमारे पार्टी के नेता सब अपने अपने इलाके में अपना अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में हैं।
तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष हैं और पार्टी के अंदर आप देखते होंगे संगठन के अंदर कि बहुत बड़ा हम लोगों के समक्ष जन सैलाब है। लेकिन एक बात तो है कि झारखंड की जनता सब कुछ समझ रही है और वो समझ रही है कि किस तरह की यातना और पीड़ा हम लोगों को दी जा रही है। देखिए, अभी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो मेरे भी आंखों की नींद गायब है। पिछले 3-4 रात से हम लोग सोए नहीं हैं। तो मैं ये आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष झारखंड के अंदर हो रहा है, ये बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। नौजवान लोग लड़ रहे हैं, कोई पूंजीपति नहीं है, कोई कोयला का माफिया नहीं है, कोई लोहा का माफिया नहीं है, कोई बड़े गुंडे वाली लोग नहीं है। हम लोग सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। खुद जयराम जी PhD कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी पढ़ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई JPSC की तैयारी कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कानून का पालन कैसे करना है। हम लोग भी चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके शिकार सिर्फ हम ही क्यों होंगे? कई वारंटी हैं झारखंड के अंदर, उस पर कार्य की तीव्रता नहीं दिखाई पड़ती है। कई लोग जेल के बाहर घूम रहे हैं, उन पर तीव्रता नहीं। कई बलात्कारी घूम रहे हैं, कई भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, कई चोर उचक्के गुंडे मवाली घूम रहे हैं, कई माफिया घूम रहे हैं, कई शूटर घूम रहे हैं, उनको आप नहीं पकड़ते हैं। लेकिन एक लड़का जो साधारण घर से निकलता है, झारखंड को जगाने की कोशिश करता है, उसको आप नोटिस पे नोटिस, तो उसको अरेस्ट पे अरेस्ट करने, ये क्या चल रहा लगता है कि वाकई ये प्रशासन का कदम है या इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, प्रशासन तो काम करती है अपना, लेकिन ये दुर्भाग्य है ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का, पुलिस व्यवस्था का। कहीं ना कहीं कभी ना कभी पॉलिटिकल कोई प्रभाव तो होता ही है, कोई दबाव तो होता ही है। अगर आपको लगता है कि एक न्यूट्रल बॉडी की तरह ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काम कर रहे हैं, तो इस दुनिया में पूरा सिर्फ न्याय ही न्याय होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कई सारे ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हैं, वो किसी न किसी दबाव में, किसी के प्रभाव में काम करते हैं। और जो चीजें दिखाई पड़ रही है उसमें यही परिलक्षित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कोई प्रभाव है। हमारे साथी कुछ साजिश का शिकार हो रहे हैं। ये साजिश कौन कर रहा है, ये सारी सूचनाएं भी हम लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी कानूनी सलाह ले रहे हैं, हम लोग भी कानूनी तौर पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त हम लोगों के लिए एक विकट परिस्थिति है, लेकिन हम लोग धैर्य बनाए हुए रखे हैं और हम लोगों ने साफ तौर पर अपनी जनता से कहा है कि अभी आचार संहिता का वक्त है। अभी हम लोग बिल्कुल कानून का पालन करेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे और जैसे ही वक्त आएगा, वक्त आने पर हम लोग अपना रुख स्पष्ट करेंगे। अच्छा, जनता का ही सवाल है कि आखिर जयराम महतो कहाँ पे हैं? क्योंकि सूचना मिली थी कि प्रशासन गिरफ्तार करने आई है, उसके बाद क्या मामला था ये कुछ खुल करके सामने आया नहीं। तो आपसे जान सकते हैं कि वो कहाँ पर है? नहीं, वो अपने कामकाज कर रहे हैं। अपना नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, कुछ और फॉर्म वगैरह भरना है, वो अपना कर रहे हैं, वो अपना कामकाज कर रहे हैं। और इसमें गिरफ्तार भी हुए? जी, हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भी भेजा गया है। हमारे रिजवान अंसारी, फरजान अंसारी, संजय महतो, ऐसे कुछ नाम हैं। क्या इल्जाम लगा के? उन पे ये आरोप लगाया गया है कि बोकारो में जो नॉमिनेशन के बाद की जो सभा थी, तो उस सभा में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का उन पर आरोप है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा? जहां तक हम लोगों को सूचना मिली है, अभी तक FIR का कॉपी हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। 4 साथियों को भेजा गया है। 4 साथी। जी, उसमें आपका भी नाम था क्या? नहीं, चूंकि मैं तो इधर चुनावी प्रक्रिया के बाद फिर मैं वहाँ सभा में शामिल होने गया था और काफी विलम्ब से पहुंचा। जब मैं पहुंचा तब सभा शुरू हो चुकी थी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, सभा शुरू हो चुकी थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो बहुत अच्छे तरीके से सभा स्थल पर पहुंचा भी नहीं। फिर मैं थोड़ी देर रहा, फिर वहाँ की स्थिति को देखा। उसके बाद चूंकि मेरा फिर हजारीबाग में कार्यक्रम था तो मैं निकल आया। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल सभा चली और सभा का परमिशन भी लिया गया था। तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए वहाँ पर अपने दंडाधिकारी भी मौजूद थे, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि सरकारी काम में कोई बाधा उत्पन्न हुआ हो। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। चलिए, बात करते हैं हजारीबाग पर। हजारीबाग के कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप लोकसभा पे खड़े हैं? देखिए, हजारीबाग में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हम लोगों ने बार बार कहा है सभी मंचों से कि पूरे झारखंड की लड़ाई जमीन की रही है, विस्थापन की रही है, पुनर्वास की रही है, मुआवजा की रही है, जमीन अधिग्रहण का मामला रहा है। पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र घूमने के बाद हमने ये महसूस किया कि इस इलाके में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डिस्प्लेसमेंट का है, विस्थापन का है। मैं आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस पूरे इलाके में विस्थापन इतने बड़े स्तर पर हुआ है। जब आप उस पर आकलन करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं वो लोग आज कहीं ना कहीं बेघर होकर के जहां पर कंपनियां स्थापित हुई हैं वहीं पर चाय का दुकान खोल के और किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। कई लोगों का जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है,
कई लोग आज भी अपने जमीन के मुआवजा के लिए चक्कर काट रहे हैं। कई लोग जमीन के मुआवजा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कहीं सरकार के समक्ष बात रखने जा रहे हैं तो उन पर फर्जी FIR किए जा रहे हैं। कई लोगों का घर बिना मुआवजा के तोड़ दिया गया है। अडानी का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं। गोंदलपुरा में जो प्रकरण चल रहा है, 1 साल से लोग धरना पर हैं, लेकिन उस पहलू पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। सवाल मेरा ये है कि अगर इस पूरे इलाके में इतना बड़ा विस्थापन हुआ, जैसे आप देखते होंगे बड़का गांव में NTPC का है प्रोजेक्ट, वहां पर अडानी भी आ रही है, तो इन तमाम मसलों पर कोई ऐसी एक स्पष्टता नहीं है कि आपकी जमीन ली जाएगी तो आपको कहां बसाया जाएगा। पुनर्वास की नीति की बात की जाती है कागजों पर, लेकिन पुनर्वास की नीति का धरातल पर पालन नहीं होता है। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि विस्थापन को आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी कंपनियां जितने अच्छे से फैल चुकी है बड़का गांव में, चाहे वो अडानी हो, BGR हो, NTPC हो, जो भी हो, तो इतने अच्छे से फैल चुकी है, उसको आप सही कैसे कीजिएगा? लोगों को पुनर्वास कैसे दीजिएगा? विस्थापन का समस्या को सॉल्व कैसे कीजिएगा? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए भव्या जी, मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि जब कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसका सोशल असेसमेंट किया जाता है। उसका सोशल असेसमेंट करके इस बात पर आकलन किया जाता है कि जिनकी जमीन ली जा रही है उनके जीवन का स्तर अभी क्या है, उसके जमीन से कितना उनका जीविका पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उस जमीन पर उनकी जीविका निर्भर करती थी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनका जीविका कैसे चलेगा, उनकी नौकरी कैसे होगी। तो इन सारे पहलुओं पर प्रोजेक्ट लगने के बाद आपने देखा होगा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ कि 75% नौकरी स्थानीय लोगों को दी जाएगी, विस्थापित लोगों को दी जाएगी। इन चीजों का भी पालन नहीं हुआ। कंपनियों को जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी है, जिसको R&R पॉलिसी कहते हैं, R&R पॉलिसी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए इस पहलू पर उनको पहले विश्लेषण करना चाहिए कि हमने जिनकी जमीन को लिया है, क्या सिर्फ उनको 2-4 लाख रुपया मुआवजा देने से उनके पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, या फिर उनके लिए कहीं कोई हमें आवासीय कॉलोनी बनानी चाहिए, या फिर उनको कहीं जमीन का पट्टा दिया जाना चाहिए, या उसको रोजगार दिया जाना चाहिए, या उसके बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, या उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब आप ऐसे बेसिक एम्यूनिटीज पे बात नहीं करेंगे, मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं करेंगे और सीधे आएंगे अपना मशीन लेकर के, हाइड्रा लेकर के कोयला निकालेंगे। इन मूलभूत सुविधाओं पर भी बात होता है, लेकिन इस पर काम नहीं होता है। DMFT फंड आई हुई भी है, लेकिन इस पर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। NTPC उधर पॉल्यूशन कर रही है। BGR आपको बता दें कि पांडु गांव के ही एक 20 मीटर की भी दूरी नहीं होगी और वहां पे लगातार ब्लास्टिंग होती रहती है। हमारे छोटे बच्चे हैं। जी, मैं वहां गया था, केरेडारी की बात कर रहे हैं आप। जी, मैं केरेडारी गया था, वहां पर मैंने देखा, वहां पर पता चला कई घरों में दरारें भी आ गई हैं उस कारण से। आप देखिए कि उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, BGR, ऋत्विक, त्रिवेणी सैनिक, ये सारी कंपनियां हैं, ये सारे कंपनियों का जो वर्क मॉडल है वो बिल्कुल दमनकारी है। आए, कोयला निकाले, आपका घर तोड़े, आपको मुआवजा नहीं मिला, आप पर फर्जी केस मुकदमे कराए, प्रशासन को मैनेज किया, कोयला निकाल करके बोगियों में लोड करके और किसी भी तरीके से सब जगह भेजा जा रहा है। सवाल यह है मेरा कि इतनी अमानवीयता क्यों? जिस जमीन से आप कोयला निकाल रहे हैं, इतना राजस्व मिल रहा है, इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, और वहां के लोगों के लिए आप एक ढंग का मुआवजा का काम नहीं कर पाते हैं, आप वहां के लोगों के लिए बेसिक एम्यूनिटीज की बात नहीं कर पाते हैं। सारी पॉलिसी कागजों पर जरूर है, धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें बिचौलियागिरी बहुत ज्यादा है। पूरे ब्यूरोक्रेसी से लेकर के तमाम कंपनी के अफसर तक और नेता तक सब मिले हुए हैं, सबका कमीशन बंधा हुआ है। आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। और खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि कई सारे अफसरों को कहाँ गुड़गांव में तो कहाँ पर फ्लैट गिफ्ट कर दिए जाते हैं यहाँ के सारे प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलाने के लिए। लोग सोचते हैं धरातल पर आप सुविधाओं को कैसे उतारेंगे? देखिए, जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ऐसा नहीं कि पॉलिसी, आपने कहा कि इसमें जो नेता है, पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता है, बिका हुआ है, फिर आप अकेले कैसे कर लेंगे? नहीं, अकेले देखिए क्या है कि रिफॉर्म तो कहीं ना कहीं होता रहता है। और जब हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, देखिए मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत 1 घंटे में कर देंगे, लेकिन अगर हम लोगों को अवसर मिलता है, ईमानदारी से इसके लिए प्रयास होगा। 3 साल से झारखंड की जनता देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कई कंपनियों से लड़ करके हम लोगों ने मुआवजा दिलाया है। 16 करोड़ 25 लाख रुपया मुआवजा की राशि हो गई, जो हम लोगों ने अब तक लड़ के दिलाया पूरे झारखंड के अंदर। तो जब हम लोग बिना किसी पावर सत्ता के इतने लोगों को कंपनियों से मुआवजा दिला सकते हैं, तो आने वाले वक्त में जब हम लोग को अवसर मिलेगा या कुछ जनता अपना आशीर्वाद प्यार देती है, तो कुछ और बेहतर करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन जिन चीजों को 70-75 साल में खराब कर दिया गया, झारखंड बनने के 24-25 साल में जिसको खराब किया गया, तो जिन चीजों को खराब होने में 75 साल लगा है, 25 साल लगा है, उसे मैं 1 मिनट में नहीं ठीक कर पाऊंगा। लेकिन इसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा और
इस पूरे समस्या का समाधान का बेहतर रास्ता निकाला जाएगा, इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं। चलिए, ये बात हो गया विस्थापन का। इसके अलावा और कौन कौन मुद्दों पर आपका ध्यान रहेगा? देखिए, पहली बात तो हम लोगों ने ये कहा है कि निजी क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं उसमें स्थानीय को नौकरी आप सुनिश्चित करिए। नौकरी मिलती भी तो है, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलती है, पर वही 12,000 मैक्स टू मैक्स जाता है, 12,000 सैलरी। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहला ये करना होगा कि आप पहले स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाइए। उन कंपनियों को किस चीज की जरूरत है, कैसे उसे मैन पावर चाहिए, क्या ह्यूमन रिसोर्स उस कंपनी को चाहिए। तो जब कंपनी वहां पर स्थापित हो रही है तो 2 दिन में तो वो जाएगी नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल से चल रही है। तो कुछ वो जो भी चीज उनको चाहिए, जिस तरीके का मैन पावर अगर उस इलाके में नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए वैसा वहां पर वो कुछ प्रोजेक्ट चलाए जिससे बच्चे वहां पे स्किल्ड हों, और उसके बाद बच्चे निकले तो फिर वापस उस कंपनी में उनको नौकरी मिले। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कंपनियों को जिस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उस तरह के एजुकेटेड लोग और एलिजिबल लोग अगर हमारे इलाके में हैं, तो सबसे पहले इन कंपनियों को दूसरे जगह से एम्प्लॉय को लाना बंद करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपने हमारे जमीन पर कोयला निकाला, आपने हमारे जमीन पर कंपनी स्थापित किया, खेत की जमीन हमारी चली गई, हम गए अंधेरे में, बिजली भी हम भी नहीं ले पा रहे हैं, बिजली भी जा रही है दूसरे राज्य में, तो कम से कम इतना तो अधिकार मेरा बनता है कि कम से कम वहां पर अगर कंपनी लगी है तो उसमें एक नौकरी अदद हमें मिल जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो जाए। लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। क्या काम मिल रहा है? तो हाँ, आप किसी तरह से मजदूरी कर लीजिए, झाड़ू पोछा लगा लीजिए। तो झारखंडी सिर्फ इसी काम के लिए नहीं है, झारखंडी के पास इससे ज्यादा की भी योग्यता है। यहीं से बहुत बड़े बड़े शख्सियत निकले हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी धरती रही है। जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो, तमाम ऐसे शख्सियत इस धरती से निकले हैं। तो इस बात को मान करके चलिए कि कुछ बड़ा होगा, हम लोग बेहतर करेंगे, पूरा विश्वास रखिए। दूसरी बात होगी नौकरी की, पहली बात होगी विस्थापन की, और 3 मुद्दों पे बताइए, 5 मुद्दे। देखिए, और अगर आप देखेंगे, हमने बार बार एक बात ये कहा कि जमीनों के मुआवजे की जो बात है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जब भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, विस्थापन एक अलग पहलू है, मुआवजा एक अलग पहलू, इसको आप ध्यान रखिए। मुआवजा ये है कि जमीन का जो 4 गुना मुआवजा की बात की जाती है, तो कई जगहों पर जमीन का जो पंचाट बना जो जिला भूअर्जन कार्यालय में, रैयतों को ये कह दिया गया कि मुआवजा की जो प्रक्रिया है, चूंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे जमीन दे दी है कोयला निकालने के लिए, तो ये जमीन अब एक्वायर हो चुका है आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद ये जमीन हमने राज्य सरकार से ले लिया। अब आप राज्य सरकार से समझिए कि आपको पैसा कहने आती है, तो एनटीपीसी सीधे रैयत को पैसा नहीं देती है, एनटीपीसी पैसा देती है आपके स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट भेजती है जिला भूअर्जन कार्यालय को। जिला के भूअर्जन पदाधिकारी अपना पूरा असेसमेंट करके जमीन का डिटेल्स बना करके फिर उस मुआवजे की राशि को रिलीज करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा घपला ये है कि जिसका जो जमीन है उसके अनुरूप उसको मुआवजा मिल ही नहीं रहा है। कई लोगों को मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया, वो आज भी डीसी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिल पाया। तो विस्थापन, मुआवजा एक सबसे बड़ा मसला। हमने पुनर्वास का उठाया, एक नौकरी का उठाया, और एक ने आपको मैंने बता दिया कि स्किल डेवलपमेंट की बात। ये 5 ऐसे विषय हैं जिस पर काम किया जाए तो जीवन स्तर को बेहतर किया जा सकता है। अगर आप लोगों को स्किल्ड करेंगे तो उनको काम मिलेगा। विस्थापन की अगर नीति को लेकर पुनर्वास की नीति बनेगी तो लोगों को रहने के लिए जो घर की समस्या है वो दूर हो जाएगी, उनका जीवन सामान्य हो जाएगा। मुआवजे की जो बात है, वो मुआवजा मिल जाएगा तो अपना फिर से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। और सबसे पहली बात, इसको ऐसे भी समझिए कि आप किसी को मुआवजा नहीं दे रहे हैं और आप उसके जमीन को छीन ले रहे हैं, तो आप इस बात पर क्यों नहीं सोचते कि उसकी जीविका कैसे चलेगी? हो सकता है उसकी जीविका सिर्फ खेती पर निर्भर रही हो, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो इसका मतलब आप किसी की जीविका को मार के उसके जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इन सारे पहलुओं पर विश्लेषण होना चाहिए। पूरे झारखंड के अंदर ये समस्या है, कोडरमा से शुरू करें। लोगों का आरोप ये भी होता है कि उनको मुआवजा तो मिलता है, जमीन का रकम तो मिलता है, लेकिन 19वें दशक के हिसाब से जो अभी जमीन का रेट है, उस जमीन का रेट उनको मिलता ही नहीं है। जो 1 एकड़ का उनको अगर मिलता है 24 लाख, जो कि अभी 1 कट्ठा का भी हजारीबाग में अगर आप लीजिएगा तो ये भी नहीं रहता है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। क्या होता है कि जमीन का जो नेचर है, कहीं पे कृषि है, कहीं पे टांड है, अलग अलग तरीके का नेचर है। नेचर जो है, नेचर ऑफ लैंड, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनसेशन का रेट तय होता है। अब क्या है कि नेचर ऑफ लैंड में जिला भूअर्जन कार्यालय के स्तर पर बड़ा खेल होता है। जो कमर्शियल लैंड है उसको भी कृषि लैंड बता करके उसके मुआवजा राशि को कम कर दिया जाता है।
अब आप मान लीजिए कि आपका कहीं पर जमीन है, आप वहां पर अपना मार्केट कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं और आपकी जीविका चल रही है, आपको रेंटल इनकम हो रहा है, आप महीने में 2-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। कंपनी आई कह दी कि ये तो खेती वाली जमीन है, इस पे 1 तल्ला का कुछ बिल्डिंग बना हुआ है, भवन निर्माण ने उसका इंजीनियर ने बना के भेज दिया, आपका जितना का बिल्डिंग है जमीन है उसके अनुसार आपको मुआवजा भी नहीं मिला। अब आपकी कमर्शियल जो प्रॉपर्टी थी वो कृषि जमीन में तब्दील होकर के सरकारी तौर पर आपको मुआवजा मिला। तो आप परेशान होंगे कि नहीं, विचलित होंगे कि नहीं? इसी की तो पूरी लड़ाई है झारखंड के अंदर। चलिए बात करते हैं, आप जब चुनावी दौरा कर रहे हैं हजारीबाग में, सिर्फ बड़का गांव में तो कर नहीं रहे होंगे, आसपास का, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है हजारीबाग क्षेत्र, लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है और उसके अलावा लोग कैसे आपसे समस्या अपना साझा कर रहे हैं? रिस्पांस तो ऐसा है भाग्या जी, इन्फो न्यूज भारत के तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मैं एक गाँव में गया था, नींद पूरी नहीं हुई थी, बहुत परेशान था, धूप में थक गया था, भूख भी लग गई थी। यूं ही मेरे मुंह से निकल गया, गांव वाले लोग मुझे रोकने लगे कि भैया रुकिए, यहाँ पर सभा संबोधित कर लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। हम बोले बहुत जोर से भूख लग रही है, ठीक है फिर भी सभा संबोधित करते हैं। तो मैं भूख में ही सभा संबोधित करने लगा। सभा संबोधित करने के बाद जब सभा खत्म हो गई, मैं अपने गाड़ी में बैठने जा रहा था, एक महिला आती है थाली में खाना लेकर के, पूरा थाली में खाना सजा हुआ रहता है, ऊपर से कपड़ा से ढका हुआ रहता है, और गेट के दरवाजे पास आती है कि भैया खाना लेकर के आ गए हैं। ये रिस्पांस, ये प्यार लोगों का है। फिर उनके घर में जाकर के हम खाना खाए, गाड़ी में नहीं खाए, उनके घर में जाकर के नीचे में बैठ करके खाना खाए। एक बार मैं रात में 3 बजे गया एक गांव में, लगभग 3,500 की संख्या में महिलाएं थी और वो सुनने को तैयार थी। मैं कई गांवों में गया तो लोगों ने, आपने वीडियो देखा होगा, कई लोगों ने मुझे चावल दिया है, पैसे दिए हैं, सिक्के दिए हैं, कोई पलाश के फूल दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। और पूरे कैंपेन के दौरान, अभी जब मैं लगातार 20-25 दिन घूम रहा था तो मैं क्षेत्र में ही रुक रहा था। आप सोचिए कि 25 दिन घूमा, 25 दिन में कहीं भी किसी होटल में मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, ना सोना पड़ा। पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों ने ही सोने की व्यवस्था की, गांव में उन लोगों ने ही खाना खिलाया, पूरा गांव घुमाया, गांव गए। माताओं बहनों का तो गजब का रिस्पांस है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पूरा गांव जो है चेंज हो चुका है, वहां किसी दूसरे पार्टी के समर्थक मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि JLKM पार्टी महिलाओं को भी कैसे शिक्षित, चुनावी कैसे शिक्षित कर सकते हैं, वो कर रहा है बहुत बड़े स्तर पर। अभी तो कुछ दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फोन किया कुछ दिनों पहले कि भैया आप लोगों ने क्या किया है कि बूथ पर हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं बूथ एजेंट बनाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं तो विरोध हो जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है। रिस्पांस बहुत जबरदस्त है और ये पूरी लड़ाई एक तरफा हो चुकी है। और बोकारो प्रकरण के बाद पूरे झारखंड के अंदर जो माहौल है वो सिर्फ जेबी केसेस का माहौल है। और पूरी झारखंड की जनता इस बात के लिए तैयार हो गई है कि 4 जून को जो परिणाम होगा, अप्रत्याशित परिणाम होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी हम अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे कि JB केसेस का उनको चेहरा कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद भी काफी अपवाद भी बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये चेहरा कैसे नजर आ रहा है, हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको पर्सनली JB केसेस पार्टी कैसी लगती है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे इन्फो न्यूज भारत के साथ। इन्फो न्यूज भारत।